टॉपिक का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। और क्रोमोसोमल थ्योरी में मैं आपको ये बता चुका था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ने क्या करा था, रिप्लेस करने की कोशिश की थी बस किसको, जीन वर्ड, ठीक है, जो मेंडल्स के फैक्टर थे, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो आप बच्चे ये पढ़ चुके हो कि मेंडल ने क्या दिए थे, मेंडल्स फैक्टर, मेंडल ने दिए थे मेंडल के फैक्टर्स, ठीक है। अब आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो मेंडल के फैक्टर्स को बाद में जीन कहा गया था, बाद में इनको क्या कहा गया, जीन कहा गया। लेकिन जीन जब कहा गया जब हमारे पास टाइम चल रहा था, जीन वर्ड जो आपका आया था वो लगभग आया था 1906 के आसपास, ठीक है, या 1910 के आसपास, ये आया था लगभग इस टाइम पे, ठीक है। और ये दिया था जॉनसन ने, ठीक है, ये मैं बता दूंगा कंफर्म। और जेनेटिक्स टर्म जो आई थी वो 1905 के टर्म में बैटसन ने, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आती है, जीन वर्ड तो बहुत बाद में आया मेंडल फैक्टर के। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये आई है सटन और बोवेरी ने बताई है 1902 में। देखो जरा, मैंने लास्ट क्लास में बेटा इनके पूरे नाम बताए थे, ठीक है, लिखवाए थे, ठीक है, थियोडोर बोवेरी और वॉल्टर सटन, इनका पूरा नाम था। 1902 में इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी दी। इन्होंने बस क्या करा, इन्होंने कहा जो ये मेंडल्स वेक्टर है ना, इनको अगर मैं क्रोमोसोम से कंपेयर करूं तो क्रोमोसोम का बिहेवियर और मेंडल के फैक्टर्स का बिहेवियर बिल्कुल सेम है। ये बात समझ में आई। मेंडल के फैक्टर्स का क्या बिहेवियर है कि एक तो मेंडल के फैक्टर पेयर में होते हैं, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं। तो यही चीज उन्होंने क्रोमोसोम्स को लेके गई कि क्रोमोसोम्स भी ऐसे ही होते हैं, वो भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है गैमेट्स में वो दो चीजें अपने आप क्या चली जाए, सेपरेट आउट हो जाए। तो इसका मतलब मेंडल फैक्टर भी सेपरेट आउट हो रहे थे और गैमेट्स भी, वो सॉरी क्रोमोसोम्स भी सेपरेट आउट हो रहे थे। तो इन्होंने किसकी बात करी, देखो इन्होंने बात करी पैरेलल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेंडल्स फैक्टर, मेंडल्स। अब देखो कहीं कहीं बुक्स में मेंडल फैक्टर की जगह जीन लिखा होगा कि उन्होंने जीन से क्रोमोसोम को कंपेयर करा। अब एक बात मैं बता दूं, जीन आया था वर्ड बाद में, क्रोमोसोमल थ्योरी आई थी पहले, तो और मेंडल फैक्टर्स को बाद में रिप्लेस कर दिया गया जीन से। तो इसलिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ऐसा बोल देते हैं कि क्रोमोसोम का हमने किससे बिहेवियर कंपेयर कर लिया, जीन से बिहेवियर कंपेयर कर लिया। तो बात वो उनकी तरीके से एक है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई। तो इस बात को समझाने का मतलब बस इतना था, जीन लिखा हो मेंडल फैक्टर लिखा हो, बात तो एक ही है। फिर आगे अगर मैं कहता हूं कि इन्होंने पैरेललिज्म बताया है ना, कि क्रोमोसोम्स में और मेंडल के फैक्टर्स में क्या पैरेलल बिहेवियर है। मैंने ये तो नहीं कहा ना बच्चों कि क्रोमोसोम इक्वल टू क्या है, मेंडल्स फैक्टर, जो मेंडल फैक्टर है वो क्रोमोसोम है, ऐसा तो नहीं कहा। मैंने बस ऐसा कहा कि इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एज इट इज वैसा है, मेंडल के बिहेवियर जैसा है। तो इन्होंने कहा कि दे फॉलो, या फिर मैं बोल दूं क्रोमोसोम्स ऑल्सो अकर्स इन पेयर in case of diploid animals, ठीक है, in case of diploid organism पेयर्स में होंगे लाइक मेंडल्स फैक्टर। ये बात सिंपल है, सबको समझ में आ गई। मेंडल के फैक्टर जैसे पेयर में है वैसे क्रोमोसोम भी कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं। फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स ऑल्सो सेग्रीगेट या सेपरेट बोल दो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, at the time of gamete formation like Mendel's factor। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये क्या फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ऐसे ही ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी फॉलो करते हैं, ठीक है। इस केस में इन्होंने बताया कि ओनली वन क्रोमोसोम सेपरेट, only one chromosome separate from the pair
to one gamete and another will separate to only with the base value. देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको तीन चीजें बताई। पहली चीज ये है कि क्रोमोसोम अकर्स होते हैं पेयर में, ठीक है, क्रोमोसोम आल्सो अकर्स इन पेयर, जैसे मेंडल फैक्टर्स होते हैं पेयर में। दूसरी चीज मैंने बताई, जब भी गैमेट बनेंगे तो क्रोमोसोम भी सेपरेट आउट हो जाएंगे, जैसे फैक्टर सेपरेट आउट होते थे। बात समझ में आई? दूसरी चीज मैंने बोला कि एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे क्रोमोसोम में जाएगा इन अ डिप्लॉयड पेयर। एक जो डिप्लॉयड पेयर आपने लिया उसमें से एक क्रोमोसोम ऐसे जाएगा, एक क्रोमोसोम ऐसे जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो मैंने कहा यहाँ पर चौथा पॉइंट मेरे पास आता है कि इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म one set is maternal and another set of chromosome is paternal। ठीक है, अब ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम क्या है? मैटरनल क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स हैं कम्स फ्रॉम मदर। जो जाइगोट बनता है उसमें जो मदर से क्रोमोसोम आते हैं वो मैटरनल क्रोमोसोम है, और जो फादर से आते हैं जाइगोट फॉर्मेशन में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो फादर से आते हैं, पैटर्नल, वो पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक देखो, यहां से मैंने कहा मैन है, ये फीमेल मान लो और ये मेल मान लो। यहां से मान लो ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आई? यहां से ये क्या बनाएगा? अपने गैमेट्स बनाएगा बच्चों, और गैमेट्स कैसे बनाएगा? n नंबर वाले गैमेट्स बनाएगा। ये n नंबर वाले क्या बन गए? गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स बन गए n नंबर वाले, तो यहाँ से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो देखो ये n और ये n क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यानी ये सेट कौन सा होगा? ये सेट होगा आपके पास पैटर्नल सेट, और ये सेट कैसा होगा आपके पास? मैटरनल सेट। ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों? एक जाइगोट बनाएंगे। इस जाइगोट में जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है जाइगोट का, ठीक है, दिस इज जाइगोट। इस जाइगोट में, न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा? पैटर्नल सेट प्लस मैटरनल सेट, और ये कैसा होगा? n प्लस n, ये क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। देखो जरा, बात समझ में आ गई? तो एवरी जाइगोट इज अ सिंगल सेल and having paternal set and maternal set, क्लियर है, of chromosomes। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटी छोटी चीजें क्रोमोसोम्स के बारे में बताई हैं बस। उसके बाद इन्होंने और पोस्टुलेट ये दिए कि ये जो क्रोमोसोम्स है ना बच्चों, यही क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल which pass on to successive generations। ये ऐसे व्हीकल्स हैं जो पास ऑन होते हैं सक्सेसिव जनरेशंस में। आने वाली जनरेशन में क्या पास हो रहा है बच्चों? देखो क्या पास हो रहा है? मेनली न्यूक्लियस ही तो पास हो रहा है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ही तो पास हो रहा है आने वाली जनरेशन में। हर ऑर्गेनिज्म किससे बन रहा है? अपने पेरेंट्स से बन रहा है, और पेरेंट्स से वो क्या चीज ले रहा है? न्यूक्लियस ले रहा है, हैप्लॉइड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो रिसीव करके और क्या बना रहा है भाई? अपना पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पर क्रोमोसोमल थ्योरी खत्म होती है। क्रोमोसोमल थ्योरी में कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल, एक ही बार में पूरा करा देंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे इजी टॉपिक लगता है मेरे को पूरी 12th क्लास का। सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे इजी टॉपिक, क्यों? क्योंकि एक तो ये 10th क्लास में भी था, दूसरा ये 12th क्लास में जैसे ही आया तो कुछ हाई लेवल नहीं हुआ है, नॉर्मल चीजें वही चीज रिपीट हो गई हैं, और एक आधी चीजें जो एड ऑन है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप अपनी बुक देखोगे तो उस बुक में कुछ खास नहीं मिल पाएगा, वो 10th वाला ही आपको मिलेगा जो बेसिक था। लेकिन ह्यूमंस के साथ साथ इसमें आपको बुक में ऐड ऑन हुआ है, जैसे बटरफ्लाई का, हैन का, ठीक है, बर्ड्स का, और मैं ग्रास हॉपर की बात करें उसका, डॉर्सोफिला का, ठीक है, और जो ऐड हुआ है वो हनी बी का ऐड हुआ है अभी, ठीक है, लेटेस्ट जो ऐड हुआ है। तो आप क्या करेंगे भाई? सेक्स डिटर्मिनेशन को हम पढ़ेंगे ब्रॉड तरीके से कि होती किस किस तरीके से है।
सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन समझेंगे। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ प्रोसेस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सबसे सिंपल सी चीज है। हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया और उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, वो प्रोसेस जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं करते। आपने यही सुना है ना कि आप सेक्स क्रोमोसोम्स देख लो, अगर ऐसे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं तो भाई ये फीमेल है, या ऐसे हैं तो ये मेल है। आप यही चीज में क्लासिफाई करते हो ना चीजों को, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर भी क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकता है। इन केस ऑफ टर्टल्स वगैरह अगर आप देखोगे, अभी एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी मैंने, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो करता हूँ द तत्व इंडिया को। आप इसे कोई फॉलो करता है? अच्छा, इंस्टाग्राम कुछ बच्चों के पास तो होगा नहीं अभी उम्र के रहते। तत्व इंडिया, ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। ये बेटा एक मीडिया चैनल है, ठीक है, एक तरीके से रिपोर्ट्स बनाता है। तो तत्व इंडिया में मैं फॉलो कर रहा था, तो उन्होंने एक कंट्री का, एक सी का एक किनारा बता रखा था, समुद्र का एक किनारा। वहाँ पर हीट वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले कुछ टाइम में, हीट वेव्स बढ़ गई। तो उससे हुआ क्या, उन्होंने ये बताया कि फीमेल टर्टल का जो नंबर है वो बढ़ गया उसमें, ठीक है, उस सी में या पर्टिकुलर एरिया में क्या बढ़ गया भाई, फीमेल टर्टल का नंबर बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं टर्टल्स की बात करूं तो टर्टल्स अपना एग ले करते हैं, और एग ले करने के बाद यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंस सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। डिपेंडेंस सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एग जो है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिजम्स, और अगर टेम्परेचर कम है तो मेल्स में। तो इसका मतलब ये था कि 28 से ऊपर टेम्परेचर जब जाता था, ठीक है, 28 से ऊपर टेम्परेचर जब जाता था तो ये फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाते थे, और 25 से नीचे रहता था, ठीक है, 25 से नीचे रहता था तो कैसे हो जाते थे, मेल्स हो जाते थे, ठीक है, ऐसा होता था। तो इस केसेस में क्या होता था कि लगभग ये टेम्परेचर रेंज चलती रहती थी, 25, 26, 27 है तो ये, 28 से ऊपर है तो ये, ऐसे है तो ये, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर ने क्या करा, अपनी डिपेंडेंसी, सेक्स डिटर्मिनेशन ने डिपेंडेंसी बना ली किसके ऊपर भाई, टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ये है तो सेक्स डिटरमाइन होगा इस तरीके से, एग लेइंग की कैपेसिटी कैसे चेंज हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? तो उस रिपोर्ट में भी ये लिखा था कि हीट वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस एरिया में पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से फीमेल टर्टल्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हुई। किसकी वजह से? क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंस उनका सेक्स डिटर्मिनेशन था। तो ये चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये पहले भी था, लेकिन वो रिपोर्ट्स में उन्होंने ऐसे दिखाया, तो जिनको नहीं पता उनको लगेगा कि भाई ये कोई नई चीज है। कोई नई चीज नहीं है, ऐसा पहले से है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोकोडाइल्स के केस में या फिर टर्टल्स के केस में ऐसा होता है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मैं बोलता हूँ कि सेक्स डिटर्मिनेशन ना बहुत तरीके से हो सकता है। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे भी हो सकता है। दूसरा तरीका जो आप करते हो वो ये है कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हम क्रोमोसोम्स के बेसिस पर सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। क्रोमोसोम XX है, XY है, XO है, XX है, ZW है, ZZ है, ठीक है, ZO है, ZW है। इस बेसिस पर हम क्या करते हैं? सेक्स डिटरमाइन कर देते हैं। तो ये तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है, और बेसिकली आप वही पढ़ने वाले हो, क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा होता है गोनैडल सेक्स डिटर्मिनेशन। गोनैडल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ टेस्टिस और क्या भाई, ओवरी। अगर केस ऑफ ह्यूमंस की बात करूं, उसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हो? सेक्स डिटरमाइन कर रहे हो। इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं कहता हूं गोनाड्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो वो मेल है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो फीमेल है। इस बेसिस पर भी सेक्स डिटरमाइन होता है। तीसरी चीज, अगर हम उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पर बोलें कि कैरेक्टर्स फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, उसके बेसिस पर भी होता है। तो मेन जो है ना वो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रोमोसोम्स ही कौन से होंगे? मेल वाले होंगे, तो ऑब्वियसली सारे केसेस में मैस्कुलिन कैरेक्टर आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या होंगे? जनरेट होंगे। ऐसा ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको हमने बेस मान लिया, आधार मान लिया। इसकी वजह से क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसी से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन बता दूं। क्रोमोसोम के बेसिस पर आपने सेक्स को डिटरमाइन किया, तो मैं क्या देता हूं यहाँ पर? डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर आप अपनी बुक को जब रीड आउट करोगे तो आपको एक नाम सुनने में आएगा। उसका नाम था साइंटिस्ट का हैंकी। हैंकी ने 1891 में क्या करा? इंसेक्ट के स्पर्म्स को लिया, इंसेक्ट के स्पर्म्स को स्टडी करा। इन्होंने इंसेक्ट के स्पर्म में देखा, स्पर्म ऑफ इंसेक्ट, उसको स्टडी करा, तो उन्होंने बोला
कि 50% जो स्पर्म थे उनमें मुझे एक बॉडी मिली जिसका नाम उन्होंने बोला एक्स बॉडी, मुझे देखने को मिली प्रेजेंस ऑफ एक्स बॉडी। ठीक है, उन्हें एक चीज देखने को मिली अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको इन्होंने नाम दिया क्या भाई, एक्स बॉडी। क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। इन्होंने कहा 50% जो स्पर्म सेल थे उनमें तो थी, लेकिन अगर मैं देखूं 50% स्पर्म में ये नहीं थी, 50% में अब्सेंस थी। क्या थी भाई, अब्सेंस, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि इंसेक्ट का अगर हमने स्पर्म लिया तो हमने ये देखा कि उसमें 50% में वो एक बॉडी थी और दूसरी नहीं, वो बॉडी नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब मैंने कहा कि यहाँ पर एक्स बॉडी थी और यहाँ पर एक्स बॉडी नहीं थी, उन्होंने उस बॉडी का नाम एक्स बॉडी दिया। क्लियर है बात? फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप होती गई तो बाद में पता चला ये एक्स बॉडी जो थी वो एक क्रोमोसोम था जो 50% स्पर्म सेल्स में था और 50% में नहीं था, इसीलिए उसका नाम क्या कर दिया गया भाई, एक्स क्रोमोसोम। क्या नाम रख दिया गया, एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स बॉडी से उसको कन्वर्ट करके क्या बोल दिया गया, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि वो एक क्रोमोसोम था तो उसको एक्स बॉडी से क्या बोल दिया गया, एक्स क्रोमोसोम। ये बात समझ में आ गई। और ये क्या है भाई, एक सेक्स क्रोमोसोम बन गया क्योंकि ये सेक्स को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अब फर्दर स्टडीज हुई और उसमें हमने देखा क्या भाई, आगे बताते हैं, पहले ये बताओ ये लिख लिया है। अगर मैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन देखूं तो वो दो तरीके से हो सकता है, एक है मेल हेटेरोगैमेटी और एक है फीमेल हेटेरोगैमेटी। दूसरा क्या है, फीमेल हेटेरोगैमेटी। मेल हेटेरोगैमेटी में बेटा आपको देखने को मिलेगा, हेटेरोगैमेटी का मतलब होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, गैमेटी का मतलब गैमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेल के डिफरेंट गैमेट्स होंगे, वहां फीमेल के डिफरेंट गैमेट्स होंगे। डिफरेंट गैमेट कब प्रोड्यूस कर सकता है वो, जब उसके सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग हो। जब उसके सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे तो वो डिफरेंट गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे हमारे अंदर एक्स वाई है, ह्यूमंस मेल की अगर बात करें तो एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो आधे स्पर्म सेल्स एक्स के साथ होंगे, आधे स्पर्म सेल्स वाई के साथ होंगे, बिसाइड्स द पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। ये बात समझ में आई। दूसरी चीज मैं कहता हूं, अगर फीमेल्स हेटेरोगैमेटी है तो फीमेल्स में दो डिफरेंट काइंड के क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम, ताकि वो क्या कर सके भाई, आधे जो अपने प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स वो कैसे हो, आधे इस वाले क्रोमोसोम्स के साथ हो और आधे दूसरे वाले क्रोमोसोम्स के साथ। तो इसका मतलब मेल हेटेरोगैमेटी का मतलब हुआ कि मेल विद डिफरेंट गैमेट्स इन रिस्पेक्ट टू सेक्स क्रोमोसोम। देखो सिंपल सी बात है, अब यहां पर रिप्लेस हो जाएगा भाई किससे, यहां पर रिप्लेस हो जाएगा फीमेल से, फीमेल्स विद डिफरेंट गैमेट्स इन रिस्पेक्ट टू सेक्स क्रोमोसोम। देखो जरा सिंपल सी बात है। इससे आगे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर बच्चों एक होती है XX XY टाइप। XX XY टाइप आपको कहां देखने को मिलेगी, एग्जांपल लिख लो ह्यूमंस बीइंग में। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में। दूसरा आपको देखने को मिलेगी फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई का नाम बताओ। वेरी गुड, याद कर लेना, ये काम आता है ये। ठीक है, इसका कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई। अच्छा, किसने करा था इसका एक्सपेरिमेंट, किसने किया था इसको एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, किसने चूज किया था, हैंकिंग ने चूज किया था। लिंकेज एनर्जी कॉम्बिनेशन का जो वो है साइंटिस्ट है, उन्होंने यूज करा था। और लिंकेज और इसके जो साइंटिस्ट है उनका नाम है मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन का पूरा नाम थॉमस एंड मॉर्गन। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं तो मैं कहता हूं एक होता है XX XO टाइप। यहाँ पर ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। फीमेल तो बेटा देखो हमारी कैसी रहेगी, दोनों सेक्स क्रोमोसोम सेम रहेंगे और मेल में क्या हो जाएगा, दो अलग हो जाएंगे। अलग कैसे, ये XO है या X0 टाइप बोलो तो ज्यादा बेटर है। X0 टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो X क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है।
0 या O कोई क्रोमोसोम नहीं है, इसका मतलब है X के साथ और कोई क्रोमोसोम इसके साथ है ही नहीं, ठीक है। तो आधे स्पर्म सेल्स में क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा और आधे में X क्रोमोसोम होगा ही नहीं। तो जिसमें नहीं होगा वो हमेशा क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, फीमेल, वो मेल बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। देखो इसके बाद ये किस में होता है, ये ग्रास हॉपर में देखने को मिल जाएगा। आपकी बुक के एग्जांपल लिखवा रहा हूँ सिर्फ मैं, क्योंकि इतने ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रास हॉपर क्लियर है। अगर मैं फीमेल हेटेरोगैमेटी पे आ जाऊं तो फीमेल हेटेरोगैमेटी कहती है कि फीमेल्स में क्या होगा, डिफरेंट गैमेट्स होंगे। तो यहाँ पर दो देखने को मिलते हैं, एक ZZ टाइप। अब आपको बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा होगा, ये तो बच्चों क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, क्योंकि फीमेल हेटेरोगैमेटी है। और ये फीमेल होगा तो इसका एग्जांपल है बच्चों बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ZO टाइप भी होता है। ZO टाइप का मतलब होता है ये तो बच्चों क्या है, मेल है अगेन, और ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। और इस केस में आपको एग्जांपल देखने को मिलता है बटरफ्लाइज का, बटरफ्लाई। तो पहले तो ये लिख लो, आधे क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे इस चार्ट से, ठीक है। फिर इसके बाद हम ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमिनेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा XXXO टाइप, फिर मैं ZZZW टाइप एंड ZZZO टाइप, चारों का लाऊंगा। पहले ये कर लो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ऐसे कि मान लो बच्चों ये क्या है, एक फीमेल है, ठीक है, एक ह्यूमन फीमेल है, और ये क्या हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात कर लेता हूँ ऐसे, तो कुछ बच्चों के शायद इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं ऐसे बात कर लेता हूँ। बच्चों ह्यूमंस के केस में दो केस बनते हैं, एक तो बनेगा मेल का, एक बनेगा फीमेल का, है ना। ये हो गया मेल बच्चों, और ये हो गया फीमेल। आपको पता है हमारे पास कितने क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर। कितने हैं, 23 पेयर। 23 पेयर के बाद हम इसको ये बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 46 क्रोमोसोम बोल सकते हैं। इन 46 क्रोमोसोम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इन 46 क्रोमोसोम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 44 प्लस XY और 44 प्लस XX। देखो जरा, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्रोमोसोम लिखने का तरीका है। मान लो मैंने प्लस में लिखा 44 प्लस XY, 44 प्लस XX, तो ये फीमेल है, ये मेल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इसको, इस 44 प्लस XX को, तो मैं बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ 22 पेयर, ठीक है, प्लस X और X। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22 पेयर प्लस X और Y। देखो सिंपल सी चीज है। ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में ना कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आते हैं और बच्चे ना कंफ्यूज कर जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, एक जगह साफ साफ लिखा है पेयर और एक जगह पेयर नहीं लिखा, तो जहां पेयर नहीं लिखा वहां पेयर को लेना नहीं है, और जहां पेयर लिखा है वहां पेयर को लेना है। लेकिन बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, 22 को भी पेयर ले लेते हैं। अगर 22 पेयर लिखा है तो पेयर मतलब समझ आता है मेरे को, एक और जोड़ा है इसके साथ। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 22 प्लस X, तो इसका मतलब ये है कि 44 क्रोमोसोम है और यहाँ पर X क्रोमोसोम है अकेला, नहीं ना। इसका मतलब सिंपल ये है कि 22 क्रोमोसोम है और उसके साथ एक X क्रोमोसोम है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 23 आ रहे हैं। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 46 आ रहे हैं। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिप्रेजेंटेशन आपकी एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। चलो रिप्रेजेंटेशन समझ में आई कि प्लस में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखना है। दूसरी चीज मैं आपको एक और रिप्रेजेंटेशन समझा देता हूँ। जैसे अगर मेल को मेल के क्रोमोसोम लिखने हैं, तो मुझे पता है ह्यूमन मेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद 46 के बाद अगर मैं कोमा लगा दूं, प्लस ना लगाकर मैं क्या लगाऊं, कोमा। 46 के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन 46 में से दो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम को हम अलग से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम को हम अलग से कैसे लिखेंगे, X और Y। इस केस में ऐसा नहीं है कि ये 46 है फिर 47 हो गया फिर 48 हो गया, ऐसे नहीं करना है। प्लस का साइन तो नहीं है ना। इसका मतलब कोमा ये होता है कि 46 से दो क्रोमोसोम है और साथ में क्या है भाई, XY क्रोमोसोम है, इसका मतलब वो मेल है। फीमेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है बच्चों, फीमेल की रिप्रेजेंटेशन 46 कोमा XX होती है। ये बस समझ में आ रही है, प्लस में और कोमा में भी फर्क होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है साइंटिफिक, तो इस चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे।
चले आगे, अब इससे आगे चलते हैं बेटो। चलो इससे आगे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा वही कुछ इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ फीमेल लेता हूं तो फीमेल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 44 प्लस XX, देखो जरा, और मेल अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 44 प्लस XY, ठीक है। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे दोनों पेरेंट्स, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों देखो गैमेट्स में एक तो मिलेगा 22 प्लस X और दूसरा क्या मिलेगा 22 प्लस X, देखो जरा यही तो मिलेगा, बात समझ में आई। मैंने कहा देखो ऐसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, ऐसे क्रोमोसोम नंबर 2 है, फिर क्रोमोसोम नंबर 3 है, फिर 4 है, ऐसे करके मान लो कितने क्रोमोसोम है 44 है, फिर उसके बाद एक X है, ये X है और ये भी क्या है X है। तो गैमेट जब बनते हैं तो यहाँ 1 वाले से एक आएगा, 2 वाले से एक आएगा, 3 वाले से एक आएगा, 4 वाले से एक आएगा, ऐसे करते करते कहां तक आएंगे 44 तक आएंगे और उसके बाद यहाँ से एक X क्रोमोसोम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने बनेंगे क्रोमोसोम 22 प्लस X, यही बनेगा, और ऐसे ही दूसरा बनेगा 22 प्लस X, बनेगा नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो गैमेट्स हमारे पास क्या बने 22 प्लस X, ठीक है। इस बात को तो समझ में आती है। चलो अगर ये समझ में आता है तो मैंने कहा गैमेट्स तो ये बना दिया आपने, ठीक है, गैमेट्स बना दिए। अगर मैं बात करूं मेल्स की तो मेल्स में देखो आप गैमेट्स कैसे बनाओगे 22 प्लस X और क्या बनेगा 22 प्लस Y, बनी कि नहीं बने, यही बनेंगे। अब जिन स्पर्म्स के पास Y क्रोमोसोम है उन स्पर्म्स को हम क्या कहते हैं एंड्रोस्पर्म, क्या बोलते हैं एंड्रोस्पर्म, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स वाले होते हैं Y वाले उनको हम बोलते हैं गाइनोस्पर्म्स, क्या बोलते हैं गाइनोस्पर्म्स। 50% ये जनरेट होते हैं, 50% ही ये जनरेट होते हैं, इक्वल अमाउंट में जनरेट होते हैं। आपकी बुक में मेंशन है 50% गाइनोस्पर्म्स होते हैं, 50% एंडोस्पर्म्स होते हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करता हूँ फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्या बनेगा भाई, या तो ये पॉसिबिलिटी है बच्चों एक फादर का सेट है, पैटर्नल सेट है, एक मैटरनल सेट है, तो ये क्या बन जाएगी फीमेल बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बनी भाई फीमेल बनी, बात समझ में आई। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि क्या बन सकता है 22 प्लस X 22 प्लस Y, तो ये कैसा है ये मैटरनल सेट है एंड दिस इज पैटर्नल सेट, तो ये क्या बन जाएगा मेल बन जाएगा, ठीक है। मेल फीमेल सेक्स डिटरमिनेशन पता चल गई। अब मैं कहता हूं कि मेरे को क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन मेल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में कब पता चलती है, कब पता चलेगा मेरे को कि वो क्या है भाई फीमेल है या मेल है, जाइगोट फॉर्मेशन पे, सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन पे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होते ही मुझे पता चल गया कि उसमें क्रोमोसोम्स क्या है, बात समझ में आ गई। चलो इससे आगे अगर हम चलते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि चलो XX क्रोमोसोम आ गया, XY क्रोमोसोम आ गया, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि वो मेल बन गया या फीमेल बन गया, सिंपल सी बात है। तो आपको देखो ये नॉलेज तो है कि एक क्रोमोसोम बच्चों ऐसा होता है, उस क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं, ठीक है, जहां पर जीन्स होते हैं उनको हम लोकस कहते हैं, ठीक है। तो ये Y क्रोमोसोम सपोज कर लो ये Y क्रोमोसोम है, तो Y क्रोमोसोम पर एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है बच्चों SRY जीन, क्या नाम है उसका SRY जीन। SRY जीन का मतलब है, यहां लिख देता हूं मैं, SRY जीन का मतलब होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ, अभी लिखना मत भाई, 2 मिनट देख लेना पहले ध्यान से, फिर लिखने का टाइम दे दूंगा मैं आराम से, ठीक है, पहले समझ लेना। SRY जीन का मतलब है सेक्स डिटरमिनेशन रीजन ऑफ द Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम का SRY रीजन कौन सा है जो सेक्स को डिटरमाइन कराता है, बट कैसे कराता है बच्चों, आपको मैं आगे आने वाली क्लासेस में ये पढ़ाऊंगा कि डीएनए जो होता है ना, डीएनए के ऊपर क्या होते हैं बच्चों जीन्स होते हैं, क्या होते हैं जीन्स होते हैं। जो ये डीएनए है ये किसके ऊपर होता है, ये क्रोमोसोम के ऊपर होता है ना। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम पर ये देखो डीएनए सेगमेंट है, और डीएनए की कुछ सेगमेंट जैसे इतना सा हिस्सा कोड कर रहा है पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे जीन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए, उस डीएनए पे जीन्स होंगे,
और ये जीन्स कोड करते हैं पर्टिकुलर किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, किसके लिए, पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए। बात समझ में आई? तो मैंने कहा ये जीन जो है ये कोड करेगा एक प्रोटीन के लिए जिसका नाम होता है TDF। क्या नाम होता है, TDF। उसको हम कहते हैं टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करता है, ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाता है टेस्टिस, क्या बनाता है, टेस्टिस इन ह्यूमन। अगर वाई क्रोमोसोम होंगे तो SRY जीन होगा, SRY जीन होगा तो TDF बनेगा, और TDF बनेगा तो टेस्टिस बनेंगे। अगर वाई क्रोमोसोम ही नहीं होगा तो SRY जीन नहीं होगा, TDF रिलीज नहीं होगा तो टेस्टिस नहीं बनेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, ओवरीज बनेंगी। ये बात समझ में आई? तो देखो अगर मैं गोनेडल सेक्स डिटरमिनेशन की बात करूं तो गोनेडल सेक्स डिटरमिनेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है बाद में। आप याद करो जब मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तो टेस्टिस जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि जब फीटस या एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा होता है उसके 7वें से 8वें हफ्ते में टेस्टिस उसके क्या बनते हैं, है ना, टेस्टिस फॉर्म होते हैं 7वें से 8वें हफ्ते में। तो गोनेडल सेक्स कब डिटरमाइन होगा, 7वें से 8वें हफ्ते में। 7वें से 8वें हफ्ते में मुझे पता चल रहा है कि टेस्टिस बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, ओवरीज बनेंगे। ठीक है, इन केस अगर वाई क्रोमोसोम का SRY जीन TDF रिलीज नहीं कर पा रहा, ये सफिशिएंट मात्रा TDF की नहीं है और टेस्टिस प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो ऑटोमेटिकली वहां क्या बन जाएंगी, ओवरीज बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे केसेस मैंने आपको बताने हैं कि जैसे अगर मैं कहता हूं कि XY और XX में मैं बात करूं तो यहाँ पर वाई क्रोमोसोम के होने से ये मेल है और वाई क्रोमोसोम के ना होने से ये फीमेल है। ये चीज ध्यान रहेगी आपको। मैंने ये कहा कि X होने से ये मेल नहीं बन जाती, ये फीमेल नहीं बनती है, Y के ना होने से ये क्या बनती है, फीमेल बनती है। वरना ऑटोमेटिकली हर जाइगोट क्या है, डेवलप होके 12वें से 13वें हफ्ते में मैंने वो लिखवाया, 10वें से 12वें हफ्ते में मैंने लिखवाया था ओवरीज डेवलप होती है, तो ओवरीज अपने आप डेवलप हो जाएगी 12वें हफ्ते में अगर TDF नहीं मिला तो। ठीक है, शुरू में एम्ब्रॉय के पास अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स होते हैं, वो गोनाड्स ओवरीज भी बन सकते थे, टेस्टिस भी बन सकते थे, जैसा प्रोटीन्स और जैसे एंजाइम्स उस पर एक्ट करेंगे, जैसा उसका क्या है मैच्योरेशन होगा उस हिसाब से वो बन जाएंगे। तो अगर TDF है तो वो टेस्टिस बनाएगा और नहीं तो फीमेल बनेगी, ओवरीज बनेगी। बात समझ में आ गई भाई? ये है अलग बात जो वाई क्रोमोसोम के बारे में मैंने आपको आज बताया, ध्यान रहेगी। चलो, सेक्स डिटरमिनेशन यहीं पर होता है पूरा, आप लिख लो पहले इसको। डोर्सोफिला कहा जाता है कभी कभी, डोर्सोफिला, मेलानोएस्टर। अच्छा, इसमें कौन सा वाला था बेटा बताना एक बार, देखो पीछे देख के याद आएगा आपको, सेम है बिल्कुल ह्यूमन बीइंग वाला, वेरी गुड, ह्यूमन बीइंग वाला है, सेम है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग वाले में XX क्या है भाई, फीमेल है, और यहाँ पर XY क्या होती है, मेल होती है। ठीक है, जो फ्रूट फ्लाई होती है वो XY मेल होता है और XX फीमेल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके साइज की तो मेल हमेशा छोटा होता है, फीमेल हमेशा बड़ी होती है, इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जो डिफरेंट सेक्सेस हैं दे हैव डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और दे हैव डिफरेंट साइजेस और दे आर इजीली क्या कैरेक्टराइजेबल है, मैं इजीली उन्हें क्या कर सकता हूं, पिक कर सकता हूं कि मेल ये है, फीमेल ये है। अगर मैं एक्सेस और मेल की और फीमेल की बात करूं तो मैं कहता हूं जो फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब उसमें 8 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। टोटल कितने हैं, 8 क्रोमोसोम। तो n इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं कहता हूं इस डिप्लॉयड को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 + XX इन केस ऑफ फीमेल एंड 6 + XY इन केस ऑफ मेल। जरा देखो आ रही बात समझ, 6 + XY इन मेल्स एंड 6 + XX इन फीमेल। कोई नई बात तो नहीं की मैंने, चलो अगर नई बात नहीं की तो इसको यहाँ पर लिख लो ऐसे, देखो जरा बन गया। इसके बाद में इनके गैमेट्स बना दूं तो गैमेट्स बता दो क्या बनेंगे भाई, गैमेट्स बना दो, बच्चे बनाएंगे गैमेट्स। यहाँ भी गैमेट्स बनाओ, यहाँ भी गैमेट्स बनाओ जरा फटाफट से गैमेट्स बनाओ। देखो यहाँ से गैमेट्स बनाओगे तो यहाँ 3 + X बनेंगे, 3 + X बनेंगे, यहाँ 3 + X और 3 + Y। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड यहाँ से मियोसिस होगी और प्लॉइडी क्या हो जाएगी, चेंज, 6 की 3 हो जाएगी और यहाँ से 1 आ जाएगा, 3 + X 3 + X 3 + X 3 + Y। अब फर्टिलाइजेशन कराओगे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये निकल सकते हैं, मेल के केस में XY वाला आएगा तो 3 + X एंड 3 + Y, और यहाँ केस आ जाएगा आपके पास अगेन वही वाला लौट के 6 + XY। ठीक है, और यहाँ पर केस कैसा आ जाएगा 6 + XX। देखो ठीक है, बिल्कुल यही चीज की है ना।
तो ड्रोसोफिला का ह्यूमन बीइंग का तो सिंपल है, सिर्फ क्रोमोसोम नंबर पता होने चाहिए, कर लोगे। चलो अब देखो फीमेल हेटेरोगैमेटी में आता हूं तो दो टाइप पढ़े हैं बच्चों आपने, ZZ एंड ZW, है ना। एक पढ़ा है कौन सा, ZZ एंड ZO, देखो जरा यही पढ़ा है, ZZ ZW एंड ZZ ZO टाइप। तो अगर मैं बात करता हूं ZZ तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक है, और ZW क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। अगर मैं यहां से पेरेंट्स बोल लूं इनको, ये पेरेंट्स हैं, तो यहां से गैमेट्स क्या आएंगे, Z एंड Z, और यहां से क्या आएंगे, Z एंड W। जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओगे तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये बनते हैं, यहां ZW और यहां पर ZZ और यहां ZW और यहां पर क्या बनेगा, ZZ। तो ये बनेगा फीमेल, ये बनेगा मेल, सॉरी ये बनेगा मेल, ये बनेगा फीमेल, और ये बनेगा मेल, और ये बनेगा फीमेल। देखो सर ये यहाँ पर मेल है और ये यहाँ पर फीमेल है। बात समझ में आई। मेन अंतर यही था कि बर्ड्स के केस में फीमेल जो है वो हेटेरोगैमेट प्रोड्यूस कर रही है, हेटेरोगैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, ठीक है, फीमेल गैमेट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये बटरफ्लाई के केस में देखने को मिल जाएगा। बटरफ्लाई के केस में यहाँ आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है हैंगकॉक का, ठीक है, मुर्गा मुर्गी। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में अगर देखोगे ZZ क्या है, मेल है, एंड ZO का मतलब क्या होता है बच्चों, फीमेल होता है, ठीक है। ZO का मतलब ये है कि उसके पास Z क्रोमोसोम है और दूसरा कोई क्रोमोसोम नहीं है। O का मतलब जीरो होता है, या जीरो भी बोल सकते हो, ZZ Z0 टाइप, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे सीधे Z और Z, और यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे Z, और एक के पास कुछ भी नहीं होगा यानी जीरो। जीरो का मतलब सिर्फ ऑटोसोम्स होंगे, सेक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं कोई दूसरा उस वाले गैमेट्स में। तो यहाँ पर अगर देखो ZZ बनता है तो मेल बनेगा, ठीक है, और ZO बनता है तो फीमेल बनेगा। ये बात देखो बिल्कुल सिंपल है, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ग्रास हॉपर का आया हुआ है कि ग्रास हॉपर में कौन से टाइप की आपको क्या मिलती है, सेक्स डिटर्मिनेशन। एक तो मिलती है उसमें मेल हेटेरोगैमेटी, ठीक है, मेल हेटेरोगैमेटी मिलती है। दूसरा मेल हेटेरोगैमेटी में उसे कौन से टाइप की मिलती है, XX XO टाइप की मिलती है। तो XO टाइप मेल होता है उसमें, और XX क्या होता है, फीमेल होता है उसमें, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर मेल हेटेरोगैमेटी याद रहेगा तो ये याद रहेगा कि XO टाइप होगा तो मेल होगा वो, ठीक है। चलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी खत्म करा देते हैं, 5 मिनट का टॉपिक हुआ है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हनी बी का डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन है आपकी बुक में, वो और बता देता हूँ। अच्छा ये वाला हिस्सा में कर दूं, अबे यार ये भी नहीं चालू की थी मैंने। देखो अगर मैं आगे चलता हूं तो आपकी बुक में एक अलग से सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या हैप्लोडिप्लॉइडी बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर मैं हनी बी ले लूं तो हनी बी में बच्चों होते हैं 32 क्रोमोसोम। क्या होते हैं, 32 क्रोमोसोम फीमेल के अंदर, फीमेल में, और मेल में कितने होते हैं, 16 क्रोमोसोम। किसमें होते हैं, मेल्स में। तो मेल से जब अपने गैमेट्स बनाते हैं तो किसके थ्रू बनाते हैं, माइटोसिस के थ्रू बनाते हैं, और माइटोसिस से 16 क्रोमोसोम वाले क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं 16 क्रोमोसोम वाले। देखो प्लॉइडी तो चेंज नहीं होगी ना, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 रहेगा, और यहाँ पर 40, यहाँ पर 2n है 32, तो यहाँ पर प्लॉइडी चेंज होगी, और मियोसिस से क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स जो एग सेल बने, जो एग बने वो कैसे बने, एग मेरे पास 16 क्रोमोसोम वाले बने। किस कौन से वाले, 16 क्रोमोसोम वाले, और यहाँ भी कैसे बने, 16 क्रोमोसोम वाले। ये एग है। अब अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, इस एग के साथ दो केस बनते हैं। इफ एग फर्टिलाइज्ड, एग अगर फर्टिलाइज्ड हो गया तो फर्टिलाइज किससे होगा, देखो मेल गैमेट से होगा। मेल गैमेट यहाँ से 16 लाएगा और एग के पास 16 है, तो कितने बन जाएंगे, अगेन 32 क्रोमोसोम बन जाएंगे, और 32 क्रोमोसोम बन गए तो ये अगेन क्या बन जाएगी, फीमेल बनेगी। और फीमेल में भी क्या बन सकती है, या तो क्वीन बनेगी या फिर वर्कर बी बनेगी। वर्कर बी, देखो हनी बी की पॉपुलेशन में भी दो तरह की बीज होती है, एक क्वीन होती है जो मधुमक्खी का छत्ता बनाती है, और वर्कर बीज होती है जो मधु इकट्ठा करके लाती है। मधु का मतलब शहद, ठीक है, किसी लड़की को मत बोल देना।
अब दूसरा है इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, एग अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो वो डायरेक्टली क्या होता है, डेवलप हो जाता है किसमें, डायरेक्टली डेवलप्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू मेल, डायरेक्टली डेवलप्ड इनटू मेल, इनटू मेल। और मेल में डेवलप होगा तो किसका होगा, 16 क्रोमोसोम वाला होगा डायरेक्टली, है ना, क्योंकि कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन के 16 क्रोमोसोम वाला है, क्या बन गया, मेल बन गया। बात समझ में आ गई। अब मेल बन गया तो मेल कैसा होता है भाई, मेल को हम ड्रोन कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रोन, ड्रोन कहते हैं, मेल बन गया ड्रोन। मेल स्टेराइल नहीं होगा बच्चे, अगर स्टेराइल होगा तो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, अगर गैमेट प्रोड्यूस नहीं करा तो फिर फीमेल तो कभी जिंदगी में बनेंगे ही नहीं। फीमेल स्टेराइल, वो सॉरी मेल स्टेराइल नहीं है, बस उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, कम है। यहाँ 16 क्रोमोसोम है, यहाँ पर 32 क्रोमोसोम है, सीधी सी बात है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके साथ ड्रोन की, ड्रोन में 16 क्रोमोसोम, तो यार एक चीज याद आई थी मेरे को बताने के लिए, आप लोगों को बताया। चलो फिलहाल इतनी तो कराएगी, ये तो कंप्लीट है। अच्छा हाँ, ये याद आया था कि मैंने आपको एक फिनोमेना पढ़ाया था जिसमें एग डायरेक्टली डेवलप हो जाता है किसमें, ऑर्गेनिज्म में, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो डेवलपमेंट ऑफ एग या फिर ऑर्गेनिज्म विदाउट क्या, फर्टिलाइजेशन। तो याद करो प्लांट वाले में पढ़ा था, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, ठीक है। फ्रूट में बोलते हैं मतलब प्लांट में बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, यहाँ पर बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। तो इसको हम बोलते हैं ये पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हुआ है, किससे हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस से। यही चीज थी जो मुझे पढ़ानी थी। आज खत्म होती है क्लास आपकी यहीं पर, मेरी तरफ